Good morning everyone, student, friends and aspirant and other viewers. मैं प्रताप सिंह, चीफ मेंटर एंड डायरेक्टर टाइम सिविल सर्विसेज पटना। मेरा संस्थान BM दास रोड में है, पटना यूनिवर्सिटी अपोजिट, जो पिछले 7 वर्षों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने में एक अपने अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। मेरे संस्थान में 25 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट एंड प्रोफेसर एंड अदर फैकल्टी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आज हम आपको खासकर ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस और के बारे में विशेष रूप से इसको जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस में दोनों में डिफरेंसेज है। खासकर अभी ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, जिसका सिलेबस किस तरह है, इससे अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर क्या रणनीति हो, कैसे तैयारी की जाए, इस पर विशेष हम बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स, और जैसे कि ऑडिटर का जानते हैं, ऑडिटर का जो सिलेबस है ऑडिटर का सिलेबस में आपको मेंस का GS1, GS2 और ऑप्शनल, इसका सिलेबस वही है जो कंबाइंड जो BPSC की जो एग्जाम होती है 66वीं 67वीं जो भी है, उसमें जो होती है उसी के अनुरूप इसका भी सिलेबस है। इसमें सिर्फ अंतर यही है कि इसमें आपको मानविकी विषय ज़्यादा नहीं है, इसमें मात्र 4 सब्जेक्ट ही आपको रखा गया है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स। तो इसमें भी आपको 80% से ज़्यादा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं, जिनको बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सिलेबस पर इसको विस्तृत रूप से हमको इसको जानकारी दिया जाए। तो इसका सिलेबस में आपको GS1 का 300 नंबर का हो गया, और GS2 300 का हो गया, और ऑप्शनल 300। मेंस का टोटल मार्क्स आपको 100 हो गया। तो अभी आपको हम विशेष रूप से आपको इकोनॉमी जो सिलेबस है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में से सिलेबस पर चर्चा करेंगे और विस्तृत इसका रूपरेखा देंगे कि इसमें कैसे तैयारी किया जाए। इसको सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जो UPSC BPSC और अदर भी जो भी, उसमें सबसे पहले सिलेबस को कवरेज किया जाता है, और सिलेबस को हर पार्ट को उसको अलग अलग करके देखा जाता है इसमें क्या है, और तैयारी करने का यह सबसे आपको उपयुक्त तरीका है और करना भी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट में आपको अर्थव्यवस्था का ढांचा दिया हुआ है, और राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। ढांचा यानी कि आपको अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो विभिन्न क्षेत्रकों में बांटा गया है, प्राथमिक सेक्टर हो गया, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, इसमें विभिन्न पहलुओं को विशेष रूप से देखना है, किस किस क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, इसके विशेष रणनीति पर इसमें विशेष डिटेल इसमें पढ़ना है। इसके बाद नेशनल अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग के आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले भी लोग जानते होंगे कि GDP GNP, अभी बजट इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें भी इसमें विशेष रूप से चर्चा किया गया है। और खासकर हर जो ऑप्शनल तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको इस पोर्शन को अवश्य देखना चाहिए। इसमें इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सेकंड टॉपिक इसका दिया हुआ आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। इसमें आपको आर्थिक विकल्प, ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट इसमें है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट।
इसमें विशेष रूप से इसको अध्ययन करना है। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको बहुत सारा टॉपिक आ रहा है, सब टॉपिक है, उसको विशेष रूप से आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आपको बैंक व्यवस्था है, योजनाबद्ध और विकासशील अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसका साधन साख संबंधित नीतियां, और बिहार में वाणिज्यिक विकास का उदय। आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जिस तरह अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है, उसी तरह भारत का, चाइना का भी अलग बैंक है। सब हर जो सॉवरेंटी जो देश होते हैं उनके केंद्रीय बैंक होता है, और वो आपको खासकर आपको इसके जो नीतियां हैं सेंट्रल के बैंकिंग सिस्टम का, उसमें उसको योजनाबद्ध किस तरह विकासशील अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होता है उस पर विशेष फोकस करना है। खासकर अगर भारत के बाद अगर बिहार होती है तो जो सेंट्रल का जो अभिकरण होता है उस तरह स्टेट का भी अभिकरण होता है। उसी रूप में बिहार में भी एक उस बैंक का क्या क्या, या कॉमर्शियल बैंक का किस तरह का है क्रियाकलाप है, या स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वह कहाँ तक इसमें अपना योगदान दे पाया है, इसमें विशेष रूप से इसके नीतियों का अध्ययन करना है। आगे आपको कर के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, बजट के आंकड़े के प्रभाव, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन, यानी अब पूरी तरह से बजट पढ़ना है। बजट में आपको इसका टैक्सेशन के विभिन्न रूप, अभी बजट जो अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे थे, तो इसमें इसके विभिन्न आंकड़ा उद्देश्य किस तरह का है, इसका किस तरह के साधन और व्यवस्था करना है, किस तरह सभी राज्यों को इसमें आपको अध्ययन रूप विशेष रूप से करना है। इसी में आपको आगे फिस्कल पॉलिसी देश की अर्थव्यवस्था का दो साधन होते हैं, इसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति मिलकर तो इसका दो जो टॉपिक है आपको बैंकिंग व्यवस्था और टैक्सेशन, ये दोनों का विशेष रूप से इसमें पॉलिसी का अध्ययन करना है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दोनों नीतियां का, खासकर विकासशील देश में ये दोनों का एक संयुक्त रूप से प्रयास होता है, उसी के अनुरूप साधन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब का जनरेशन होता है। उसके बाद आपको अगला टॉपिक है खंड एक ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर शुल्क, प्रति विनिमय दर, अदायगी, शोध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक संस्थान। टैरिफ एंड ट्रेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट आपको इस तरह का है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग भी बहुत दिन से ये सब पढ़ते रहे हैं, इसलिए IMF, वर्ल्ड बैंक विशेष रूप से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम इसको विभिन्न नीतियों का क्या क्या भारत सरकार में इसका योगदान, डेवलपमेंट में योगदान रहा है, इसका विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे। अब इसी का खंड 2 में है इसका जो अप्लाइड सेक्शन है, इसी में है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो ऊपर में ढांचा पढ़ना था उसका, उसी में इसका व्यवस्था पढ़ना है। इसमें अर्थव्यवस्था का नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे संविधान में आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए का उद्देश्य है। बजट जिसको चर्चा हम सब करते हैं वो हमारे संविधान में भी आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, यानी कि भारत सरकार या केंद्र सरकार एक ऐसी एक बजट का निर्माण करती है और राज्यों के बीच किस तरह बंटवारा हो, उसका विशेष रूप से आगे आपको फाइनेंस कमीशन में भी पढ़ना है, जो आपको वित्त आयोग का एक पार्ट है, वो भी आपको एक सिलेबस में इसमें विशेष रूप से उल्लेख करना है। इसी में इसका वितरण है, इसमें गरीबी का उन्मूलन, भारतीय संस्थागत ढांचा, संघीय शासन संरचना, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, उसका क्षेत्रीय वितरण, गरीबी कहाँ कहाँ, कितना कितना। ऊपर फर्स्ट पार्ट जानते हैं कि किसी भी ऑप्शन पेपर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट में आपको उसका थ्योरी होता है और सेकंड पार्ट में उसका अप्लाइड सेक्शन होता है। ऊपर जितने भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात की है, उसी का इसमें विशेष रूप से अध्ययन करना, उसका अप्लाइड कहाँ कहाँ होगा। और इसका संघीय शासन व्यवस्था एक लोक प्रशासन का भी आता है, और इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट आपको जो ऑप्शनल होता है एक दूसरे से कुछ न कुछ इंटरलिंकिंग होता है, सिर्फ अप्रोच चेंज होता है, सबका अपना अपना कीवर्ड होता है जिसके अनुरूप उसको अध्ययन किया जाना होता है। जिस तरह
जो सेंट्रल का जो अभिकरण होता है उसी का अधिकांश अभिकरण राज्य में भी होते हैं, उससे कम होते हैं, लेकिन मेन जो अभिकरण स्टेट में भी होता है। तो दोनों एक व्यवस्थाएं होती है। अभी 1973वां संविधान संशोधन के बाद आपको यहाँ तृणमूल स्तर सरकार की बात की गई है। संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थान। तो आप गांधी जी का जो पंचायती राज सिस्टम जो था उसमें इसको विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है। उसमें क्या क्या सरकार की योजनाओं का प्रभाव हुआ, खासकर वर्तमान में बहुत सारा सरकार की योजनाएं चल रही है, पॉवर्टी एलिमिनेशन, जनधन, बहुत तरह का, मनरेगा, इस तरह का, जीविका हो गया, ये सब विभिन्न स्तर पर, जिला स्तर पर कैसे काम कर रही है, इसका इम्प्लीमेंट किस तरह किया गया है, इसमें कहाँ क्या क्या कमियां है, कहाँ इसमें क्या सुधार किया जाए, इसी पर आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। इसी में आपको पॉवर्टी एलिमिनेशन बात की है। फिर आगे कृषि उत्पादन, कृषि नीति, भूमि सुधार और प्रौद्योगिकी परिवर्तन, औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध। तो इसका प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि एवं उसे अलाइड सेक्टर आते हैं। तो उसी में उसके अनुरूप उसका जो क्षेत्र, उसी में लैंड रिफॉर्म जो इंडियन इकोनॉमी का एक मेन पार्ट होता है, और उससे क्वेश्चन आपको हमेशा बीपीएससी में देखा गया है। इसलिए इस टॉपिक आपको बहुत एक तरह से ज्वलंत रहता है, और वर्तमान में खासकर भूमि सुधार पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। गरीबों को देख रहे हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आता है, उसमें गरीबी असमानताएं पहले से उसका दोनों का गैप है वो बढ़ते जा रहा है। गरीब होते गए, खासकर कोरोना जो क्राइसिस आया कोविड-19 का, उसमें बहुत सारा आपको दिक्कत हुआ। उसमें गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। इसका ऑक्सफैम रिपोर्ट जो अभी जो सम्मेलन हुआ दावोस का, उसमें आप देख सकते हैं। इसी में आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर से इसको कैसे इसको जोड़ा जाए। जो पहले जो मेरे यहाँ जो ढांचा था कि प्राइमरी सेक्टर से जो सरप्लस जो लेबर है उसको उठाकर सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योग क्षेत्र में डाल दें, उसके बाद वहां से जो होगा सरप्लस को उठाकर सर्विस सेक्टर में डाला जाए। लेकिन यहाँ का जो ढांचा होगा डायरेक्ट आपको तृतीय सेक्टर यानी सेवा सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट हो गया और बीच का सरप्लस लेबर बच गया। तो इसमें क्या हमारे पॉलिसी में क्या कमियां रही उसको विशेष रूप से इसमें देखना है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका औद्योगिक नीति और सार्वजनिक निजी क्षेत्र का वितरण एकाधिकार पर था। इसमें एक एकाधिकार पर था नियंत्रण। MRTP एक पढ़ते हैं, आगे आपको MRTP इंडियन इकोनॉमी का पढ़ना है। MRTP एक्ट में है कि बहुत सारे उद्योगों जो पहले से पूंजीपति थे उन पर एक तरह से 1969 में एक लाया गया था, जो आपको आगे जो इसका जो क्लास होगा उसमें इसको विशेष रूप से बताएंगे। इसके औद्योगिक नीति LPG के बाद लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 जो नरसिम्हा राव की सरकार में इसको लाया गया, उसमें बहुत सुधार किया गया। पूर्व का जो शासन व्यवस्था था उसमें बहुत सारा चेंजेस किए गए, उसी में इसका क्या क्या इम्प्लीमेंट रहा और प्राइवेट सेक्टर और पार्टनरशिप सेक्टर दोनों का किस तरह योगदान रहा। जैसा कि जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसी अनुरूप विश्व के अन्य देशों को संविधान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और देखा गया कि यहाँ कौन सा व्यवस्था लाया जाए, जिसमें देखा गया कि यहाँ एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भी पार्लियामेंट्री यहाँ है। तो देखा गया कि यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था रखा जाए या कैपिटलिस्ट जैसे अमेरिका वगैरह में आता है उस तरह का रखा जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति देखा गया, बोला कि नहीं, दोनों को बीच में रखा जाए, यानी कि यहाँ पर संयुक्त रूप से रखा गया। तो इसमें आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया गया, दोनों का एक सह अस्तित्व जिसका वर्तमान स्वरूप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, उसमें भी आपको विशेष रूप से इसमें अध्ययन करना है। कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पाद में मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां, अधिप्राप्ति, सार्वजनिक वितरण पीडीएस का आप सब नाम पहले से ही जाने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पीडीएस हमारे देश
के ग्रामीण लोगों, खासकर मार्जिनल सोसाइटी, सीमांत वर्ग को विशेष रूप से फायदा पहुंचाया है। हालांकि इस पर बहुत तरह की इसमें आपत्ति भी आई है, क्या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस है। लेकिन हमारे देश के गरीबी को कम करने में पीडीएस सिस्टम भी बहुत आगे काम किया। बाद में आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जो पीडीएस के माध्यम से हर गरीब को, खासकर कोरोना अभी जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक में देखे कोविड में पीडीएस कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो हर कोई जान रहे हैं, समाज के हर लोग इसे आप अछूते नहीं हैं। इसमें इसका विभिन्न नीतियों का है, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन सिस्टम है, किस तरह है प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इस पर विशेष फोकस करना है आपको। बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण, जो फिजिकल पॉलिसी का, उसमें पॉलिसी का फर्स्ट थ्योरी था, उसमें फिनांस कमीशन का इसमें जो आता है ट्रेंड्स किया है राजकोषीय वितरण का, जो खासकर अभी बिहार को देख रहे हैं कि हमेशा स्पेशल स्टेटस की डिमांड होती है, जो कि इसको आने से यहाँ ज्यादा सार्वजनिक निवेश होगा, पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, इस तरह का जो विचार आता है। तो इसी के मकसद से आपको फिनांस कमीशन के रिपोर्ट में भी आपको बिहार को जिस तरह का देखा गया है कि कहाँ इसको बहुत कमियां हैं विभिन्न सेक्टरों में, इसलिए हमेशा विशेष राज्य के दर्जा की भी डिमांड होती रहती है, जो वर्तमान सरकार की प्रमुख मांग है। मुद्रा एवं साख प्रवृत्तियां और नीति, बैंक व्यवस्था और अन्य वित्तीय संस्थान, बैंकिंग व्यवस्था, सीडी रेशियो, इसमें सीडी रेशियो आपको बिहार का अदर डेवलप जो स्टेट है उसके अपेक्षा यहाँ सीडी रेशियो बहुत कम है। सीडी रेशियो का मतलब होता है, जानते ही हैं कि जो यहाँ जो पैसा जमा करते हैं उसका कितना पैसा आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका भी नया इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको भी आया ट्रेंड है, जो इसको विशेष क्लास में आपको विशेष रूप से इसको उल्लेख करेंगे, कैसे कैसे क्या किस तरह काम करती है सिस्टम, इसको विशेष अध्ययन आपको करेंगे। उसके विदेशी व्यापार और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऊपर में जो फर्स्ट खंड का जो पार्ट है वो बता रहे थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, टैरिफ, शुल्क एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें उसका पॉलिसी और उसका इम्प्लीमेंट में क्या क्या इसका डोनेशन आया अभी तक। वर्ल्ड बैंक, IMF आपको भारत सरकार को किस तरह का यहाँ डोनेशन दिया है विभिन्न वर्षों में, उसका क्या ट्रेंड रहा है, उस पर आपको विशेष रूप से फोकस किया जाना है। फिर भारतीय योजना, उद्देश्य, व्यू रचना, अनुभव एवं समस्या। भारतीय योजना माने प्लानिंग तो आपको सबसे पहले बताएं कि योजना आयोग जो देश के आजादी के बाद योजना, अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बने। 2015 में वर्तमान सरकार ने उसको नीति आयोग के रूप में पुनर्स्थापित किया और उसके अनुरूप जो भी योजनाएं उसमें कार्य कर रहे थे उसी को आप एक नीति आयोग के रूप में उस काम को देखती है। उसका सिस्टम भी करीब करीब योजना आयोग से, लेकिन दोनों का अप्रोच में अंतर आया है। तो वो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन, और ये आपको एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहा है। और इस एग्जाम में खासकर ऑडिटर में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हर हाल में आएगा, या तो दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन होगा या नीति आयोग का कार्य, फंक्शन किस तरह क्रियाकलाप करती है, इसका राज्य के डेवलपमेंट में क्या भूमिकाएं हो सकती है। अभी नीति आयोग विभिन्न तरह का इंडेक्स पब्लिकेशन करती है जिसमें आपको विशेष रूप से उसको देखना है, या क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में विभिन्न जो इंडेक्स जारी करती है उसका इंडेक्स का क्या क्या क्राइटेरिया है, या इनोवेशन का, या SDG इंडेक्स का, या SDG का, या मिलेनियम गोल जो आपको है, या आपको UNO का जो 2030-17 जो गोल है NSG का, उस पर क्या इसका फोकस है, डैशबोर्ड इसका जो काम करे, इसका रिपोर्ट आती रहती है, इस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। फिर आपको बिहार की अर्थव्यवस्था, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग सापेक्षिक स्थान, आर्थिक विकास के मार्ग में रुकावटें, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि सुधार। इससे पहले भी आपको बोले कि सेंट्रल का जो अभिकरण होता है और स्टेट का भी, उसका अधिक मुख्य अभिकरण बिहार में भी उपस्थित है। तो जो समस्याएं करीब करीब जो देश की होती है वो भी राज्य की करीब करीब है, कुछ अपने अपने क्षेत्र विशेष की समस्याएं अलग होती है। उसी में आपको कृषि में क्या है, उद्योग में क्या है, आर्थिक विकास, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि सुधार। भूमि सुधार आप जानते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ उसमें बिहार भूमि सुधार में पहला जो एक्ट बना तो बिहार ही बना। तो इस तरह आपको समग्र रूप से सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इस तरह का हिंदी में आ गया। अब इसी का इंग्लिश में अगर देखते हैं
तो देखते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी आप स्टूडेंट आपसे इतना है, यूपीएससी बीपीएससी सभी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो सिलेबस भी आपको होगा। ये सब मेरे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप भी है और उसमें मेरा नंबर भी है, नंबर नहीं है तो नोट भी कर सकते हैं। नंबर एक हो सकता है, नोट कर सकते 9097585807। इसी का सिलेबस का इंग्लिश वर्जन है। ऐसे एक बार आपको रीडिंग दे देते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। इसमें भी वही है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट फॉर्म्स, जो बाजार है, बाजार के रूप जो है वो बता रहे हैं। इसमें मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, ये सब पढ़ना आपको है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन है एंड डिटर्मिनेशन है ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमी, मॉडल्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, वो जो पहले आपको चर्चा कर चुके हैं। बैंकिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड क्रेडिट पॉलिसी इन प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन बिहार, ये आपको है। तो बैंकिंग का सिस्टम को बता ही रहते हैं आपको। टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड दियर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, जो टैक्स यहाँ जो होता है उसका इंडियन इकोनॉमी और बिहार की इकोनॉमी पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, उसका इसमें है थ्योरी, उसका पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ सी द कंटेंट ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ बजटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन ए प्लान डेवलपमेंट इकोनॉमी। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड का है, टैरिफ है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसमें अध्ययन करना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का। तो सेकंड पार्ट इसी का है, जो इसका अप्लाइड सेक्शन होता है, इंडियन इकोनॉमी, द कर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्लान ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, द इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एक टॉपिक हो गया। इसी में नेशनल इनकम इन इट्स सेक्टरल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको देखना है सेक्टरल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो पहले भी आपको चर्चा कर रहे थे, सेक्टोरल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, वो जो गरीबी कितना है, कहाँ कहाँ किस रूप में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसी में कृषि मूल्य नीतियां, जो आपको लैंड रिफॉर्म जो चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर का, उसमें आपको इसको विशेष रूप से आपको बताएंगे और इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके बाद लैंड रिफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, रिलेशन विथ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी, जो नया नया टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, उसका अभी भारत सरकार का या बिहार सरकार का जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंट, जैसे लैब टू लैंड वगैरह सब आता है, या बहुत सारा पोर्टल है सभी डिपार्टमेंट एजेंसियां का, उसको किस तरह भूमि सुधार में किस तरह यूज किया जाए, इसमें बात करनी है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की बात है, जो आपको पीपीपी मॉडल आपको बता ही रहे थे, पीपीपी मॉडल, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, प्रतिभा MRTP की यहाँ बात कर रहे थे, मोनोपोलीज का, प्राइस पॉलिसिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोक्यूरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम का जो है बात कर रहे थे। तो ये सब सिलेबस देखने के बाद एक ओवरव्यू ये मिलता है कि जो सिलेबस आपको ऑडिटर का जो है और 67 या 66 जो कॉमन कम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है बिहार सरकार बीपीएससी का, वो दोनों का सिलेबस सेम है, पढ़ना वही है। अब इसमें इसको अगर समराइज इसको करते हैं, समराइज अगर इसको करते हैं, अगर इसको समराइज करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का आपको कुछ मुख्य सब्जेक्ट पर फोकस करना है। फर्स्ट में हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आपको बीएसटी अर्थशास्त्र कहते हैं, दोनों मीडियम के लिए हो गया। यहाँ पे बीएसटी अर्थशास्त्र याद रखिए, लिख नहीं रहे हैं। और सेकंड आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स,
सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थर्ड हो गया। फोर्थ में आपको पब्लिक फाइनेंस हो गया। फिफ्थ में आपको एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो गया। फिफ्थ के बाद आप 7 हो गया आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स में ही पूरा ले लीजिए इसको, इंडियन इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको विभिन्न सेक्टरों का इसमें अध्ययन होगा। इसी में आपको बहुत सारा जो विभिन्न मंत्रालय हैं उसका रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट में अगर बात करते हैं, इसके अलावा अदर्स जो भी आएगा वो सब हम सब पढ़ लेंगे। कुछ इसमें रिपोर्ट की आता है तो एक आपको इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों का ये हो गया। दोनों मीडियम का उपलब्ध है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिए गए हैं, आप उसमें देख सकते हैं इसका। सेकंड इसका हो गया बजट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पब्लिकेशन हो गया, इस पर विशेष ध्यान देना है। थर्ड में आपको फिनांस कमीशन का रिपोर्ट, फिनांस कमीशन का रिपोर्ट, फिनांस कमीशन 15 में 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट भी है। वो ग्रुप में आपको एक ऐसे इसका 1600 पेज का एक पूरा रिपोर्ट आता है, तो ग्रुप में से डाल दिया गया। इसमें कुछ निचोड़ है वो सब निकाल के हम रखे हुए हैं, जिस तरह होगा। फिर आपको जब क्लास जो प्रॉपर चलेगी उसमें आपको इसका विशेष इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपको 66वीं बीपीएससी में आया, ऐसे उसके बाद हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। जो 66वीं बीपीएससी में आया है, इसमें 15वां वित्त आयोग से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है। जीएस का भी क्वेश्चन है आपको, सो इकोनॉमिक सर्वे पर आ गया है। इस तरह इकोनॉमिक जो ऐसा जो सब्जेक्ट हो गया है, जो विभिन्न एग्जाम जीएस हो, ऑप्शनल हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, इसका स्कोप जैसे अभी यूपीएससी के जो एग्जाम आया उसमें भी आपको इसको विशेष रूप से इसका उल्लेख है। तो ये आपको ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें समझिए, समझ जाएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ गए। और अगर ऐसा कोई विशेष नहीं इसमें है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये नीरस लगता है, लेकिन नीरस नहीं है। जिस चीज में थोड़ा अगर ध्यान दीजिए, नीरस इसलिए लगता है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिन आपको नीरस भले लगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग होगा। खासकर बिना इकोनॉमी, ऐसे भी कहा गया है कि हर नागरिक को, किसी भी देश का, उसको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की जानकारी होना आवश्यक है। जो स्टूडेंट रहें या न रहें उससे मतलब नहीं है, हर एक नागरिक की बात कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी और इकोनॉमी, ये दोनों का एक्टिविटी आपको हट जाना है, क्योंकि आप जब से जन्म लेते हैं तभी से आपको ये एक्टिविटी से जुड़ते हैं। और उस नजरिए से सोचे, इकोनॉमिक्स के नजरिए से सोचे क्या क्या होता है, तो अपने आप इसको इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सब चीज में आपको इकोनॉमिक गतिविधि दिखाई देगा। चाहे जिस सब्जेक्ट की बात करते हैं सब में इकोनॉमी है, साइकोलॉजी का इकोनॉमी है, पॉलिटी का है, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है। इस तरह आगे होता है। अगर पीएचडी रिसर्च वगैरह सब किए होंगे तो आप सबको सब जानते ही होंगे, विशेष आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें विशेष नहीं, अभी हम फोकस कर रहे हैं ऑप्शनल पर। इसके बाद आपको विभिन्न मंत्रालयों का रिपोर्ट, जैसे मान एग्रीकल्चर जो भारत सरकार और बिहार सरकार, वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट में आपको 2 इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ये बता चुके हैं, तो इसे आपको ज्यादा विशेष नहीं लिखना है। एग्रीकल्चर का मेन फोकस होता है, वो हो गया। उसके बाद अभी जल संसाधन महत्वपूर्ण होते जा रहा है, तो आपको ये जीएस में भी काम करेगा। इससे रिलेटेड इकोनॉमिक गतिविधि कुछ होता है तो उसका इरिगेशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इरिगेशन यानी लैंड रिफॉर्म है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया। तो जीएस और एक ऑप्शनल दोनों का जो सेकंड पार्ट होता है, जो अप्लाइड सेक्शन, वो जीएस में भी आपको यूजफुल होगा और दोनों में होगा। इसलिए आप इसको विशेष रूप से अध्ययन करें। अब इसमें और अगर बात करते हैं इसका सिलेबस का, सिलेबस तो बात हो गई। उसका पिछले साल का अगर क्वेश्चन अगर देखते हैं,
पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन आ गया है, देखिए 66वीं बीपीएससी का ऑप्शनल का। देखिए 2021 इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है आपको 66वीं बीपीएससी, ऑप्शनल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ इट्स एजम्पशन, एक्सेप्शन एंड इम्पोर्टेंस। Why does the law of diminishing marginal utility operate? Explain। इसमें कहा गया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या और उसकी मान्यताओं, अपवाद, एक्सेप्शन भी देना और महत्व के साथ कीजिए। इसको व्याख्या में आपको 3 चीज दिया हुआ है, मान्यताओं, इसमें दिया हुआ इसका मान्यताओं, अपवाद और महत्व के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। एजम्पशन, एक्सेप्शन एंड इम्पोर्टेंस, इसको साथ है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होती है, इसे समझाएं। देखिए आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट है। आपको इसका आपको फर्स्ट का मार्जिनल यूटिलिटी का है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पहला चैप्टर ही है और इससे क्वेश्चन आपको आता है 66वीं में है। ऑडिटर जो आपको एग्जाम है तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो 56 से 60 में या 60 से 62 में लगता है उसमें कंपेरेटिव करेगा, क्योंकि इसका अलग स्पेशलाइज एग्जाम है। तो हो सकता है 66 वाला भी रिपीट कर दे, क्योंकि कंबाइंड जो एग्जाम होती है तो उसमें तत्काल पिछले वाले से रिपीट बहुत कम कर दी है, न के बराबर, कभी एक्सेप्शन में हो जाता है। लेकिन ये ऑडिटर स्पेशलाइज एग्जाम है, इसलिए इसमें संभावना है कि अभी तत्काल 66 से लेके पहले भी जितने भी ऑप्शनल के एग्जाम हुए हैं तो सभी क्वेश्चनों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सेकंड इसका क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोचेज एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। एक विदेशी पोर्टफोलियो संतुलन की अवधारणा को बताना है और सेकंड है विनिमय भुगतान संतुलन। तो जो दूसरा क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी का है उसको 2 पार्ट में इसको तोड़ के दिया गया है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को जो भी एग्जाम है उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन तोड़ के, क्योंकि उसमें 200 नंबर ही उसका है, इसलिए उसको अलग से इसका कुछ उसका पैटर्न उसका चेंज है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। ये शब्द पढ़ना ही है, इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है जो उसका डायरेक्ट उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो न्यायिक सेवा का जो सिलेबस होगा उसी के आधार पर होगा। तो वो सब आप देख रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 में आप देखिए, एक्सप्लेन द रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बाय हिक्स, कंपेयर इट्स विद द सैमुअल्सन रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, आरपीटी। आरपीटी आपको इस यहाँ पर प्रकट अधिमान सिद्धांत, आरपीटी, जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा लगता है। जैसे ऐसे इकोनॉमिक्स का तो आपको जन्म ही विदेश से आया है, तो ज्यादा तो इसमें वर्ड आपको अंग्रेजी का ही मिलेगा, लेकिन हिंदी माध्यम में है, हिंदी में अगर लिखना है तो उसका वर्ड है जो प्रकट अधिमान सिद्धांत, आरपीटी, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। इसी में इसको हिक्स द्वारा प्रस्तुत मांग के सिद्धांत के संशोधन की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत की तुलना सैमुअल्सन के प्रकट अधिमान सिद्धांत से कीजिए। उसी का बैलेंस दोनों का किया, सैमुअल्सन और इसका हिक्स का, दोनों का क्या क्या उसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें आपको आगे पढ़ाएंगे आपको कि दोनों का किस तरह अप्रोचेज आया, क्या क्या उसमें आया, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच ये है, उसमें भी किस तरह का आया, तो ये आपको ये एग्जाम में बताया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल पॉलिसी, हाउ कुड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बी अचीव्ड थ्रू फिस्कल पॉलिसी, एक्सप्लेन दैट।
ये आपको फिस्कल पॉलिसी की यहां बात की गई है। फिस्कल पॉलिसी की यहां बात की गई है। राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? राजकोषीय नीति से किस प्रकार आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो फिस्कल सिलेबस में भी से चर्चा कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, बजट, टैक्सेशन, उसका एक्सपेंडिचर किस तरह का है, उसका जो सिस्टम है, जो ढांचा है, उसमें अध्ययन करना वो बता ही रहे थे। उसी से डायरेक्ट राजकोषीय नीति से किस पर आर्थिक स्थिरता, जैसी फिस्कल पॉलिसी किस तरह लागू किया जाए, जो वर्तमान में बजट जो आज पेश होने वाला है, उसमें आर्थिक स्थिरता किस तरह की, जो हमारे जो पैंडेमिक इकोनॉमी वर्तमान में है, तो अब तो क्वेश्चन इसको घुमा भी सकता है कि पैंडेमिक इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है, क्या ये दोनों का मॉनेटरी पॉलिसी से भी कंबाइंड इसको कर सकता है, दोनों किस तरह संयुक्त रूप से इसमें ऐड किया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको कंपेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता जो सिद्धांत है उसको आधुनिक सिद्धांत के साथ तुलना करना है। तो ये थ्योरी आप सबको ऑलरेडी प्रोडक्शन फंक्शन का ऑलरेडी है, जो आपको विशेष रूप से पढ़ना है और इसको अच्छे तरह से तैयार करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन छठा 6 में हो गया, व्हाट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इट, हाउ फॉर हैज इट बीन जस्टिफाइंग द पर्पज ऑफ इट्स क्रिएशन, कमेंट ऑन इट। ये आपको बता ही रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसके बनाने के उद्देश्य क्या है, ये अपने बनने के उद्देश्य के साथ कहां तक न्याय कर पा रहा है, इस पर टिप्पणी करें। ये अभी सिलेबस में जिसको डिस्क्राइब कर रहे थे कि IMF के जो हुआ उसका भारत के विकास में कहां तक कितना योगदान दिया है, क्या या पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा या दूसरे देशों को ज्यादा मदद कर पाया है। तो दूसरे देशों को छोड़कर आपको खासकर भारत में इसका क्या क्या कहां तक इसका लिमिटेशन रहा है, इस पर इसको में इस क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर टिप्पणी करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है, भारत में गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। भारत सरकार के हाल में शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहां जो आपको क्वेश्चन जो आपको है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट रिसेंट, इसका जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया